Hi viewers, this is our lecture number 14 in the course of Introduction to Programming. We will talk about the else-if clause in C programming. So before we get into this topic, let me clear an analogy that will help you how the else-if clause is different from the other tactics of if-else and logical operators. ये एक सिंपल प्रोग्राम है जिसमें हम क्या कहेंगे, हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जो 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स किसी स्टूडेंट से कीबोर्ड के थ्रू इंटर करवाएगा और फिर उन मार्क्स की परसेंटेज कैलकुलेट करेगा और जो भी परसेंटेज बनता है उसी के बेस पे हमारा प्रोग्राम उसी स्टूडेंट को डिवीज़न देगा। फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न या थर्ड डिवीज़न, या वो फेल है, ये डिसाइड करेगा अपना हमारा प्रोग्राम। अब इसी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम अपना कोड जो है डिफरेंट तरीक़ों से लिख सकते हैं। अभी मैं एक 1 बाय 1 आपको नहीं डिस्कस करवाऊंगा कि फ़र्स्ट कोड इस तरह लिखेंगे, सेकंड को मैं आपको सिर्फ कोड समझाऊंगा, उसमें ड्रॉबैक्स क्या है और आज हमारा जो टॉपिक है एल्स इफ के थ्रू हम उन ड्रॉबैक्स को, उन प्रॉब्लम्स को या उन कम्प्लेक्सिटीज़ को कैसे अवॉइड कर सकते हैं वो हम सिर्फ प्रैक्टिकल देखेंगे। बाकी मैं आपको सिर्फ कोड देखूंगा कि इसमें मसले क्या हो सकते हैं इस तरह के प्रोग्रामिंग लिखते वक्त। तो सबसे पहले आपने ये वाला प्रोग्राम देखना है। ये एक इफ़ एल्स का प्रोग्राम है, नेस्टेड इफ़ एल्स का, जो कि यही काम करेगा जो अभी पिछले स्लाइड पे आपने देखा कि स्टूडेंट से 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेगा, उसकी क्या करेगा, परसेंटेज कैलकुलेट करेगा और फिर उसी परसेंटेज के बेस पे उनको कोई ग्रेड या डिवीज़न असाइन करेगा। अब ये जो हमारा प्रोग्राम है ये ठीक ठाक अपना काम करता है, लेकिन इसमें मसला ये है कि जैसे जैसे आपकी कंडीशनलिटीज़ बढ़ती जाती है यहाँ पर, तो अब हम सिर्फ 3 कंडीशंस लगा रहे हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 के लिए चेक कर रहे हैं, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 के लिए चेक कर रहे हैं, और फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 के लिए चेक कर रहे हैं, और बिलो देन 40, यानी 4 कंडीशनलिटीज़ है। और आपका प्रोग्राम ये आप देख सकते हैं कि इस कोड की इंडेंटेशन जो है वो कहाँ से कहाँ आगे निकल चुकी है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ये नेस्टिंग करते जाएंगे आपकी प्रोग्राम की इंडेंटेशन बढ़ती जाएगी, आपकी प्रोग्राम कम्प्लेक्स होती जाएगी और आपको ये पता नहीं चलेगा कि इसी इफ़ का एल्स कौन सा है और ये एल्स कौन से इफ़ के साथ है, इसकी क्लोजिंग कहाँ पर है और इसकी ओपनिंग कहाँ पर है। तो इस तरह ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ये जो हमारा प्रोग्राम है कम तो कर रहे हैं, लेकिन इसका मसला ये है। अब इसको ओवरकम करने के लिए हमने लॉजिकल ऑपरेटर का पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि इस तरह की प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो इसी प्रोग्राम को लॉजिकल ऑपरेटर से अगर हम इम्प्रूव करेंगे तो वो इस तरह दिखेगा। यहाँ तक सेम टू सेम है, 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपने लिए, इसकी परसेंटेज कैलकुलेट हो गई यहाँ तक। यहाँ कंडीशनलिटीज़ में आप देख सकते हैं कि इफ़ आपने लिखा है प्रिंट फर्स्ट डिवीजन इफ़ परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 एंड लेस देन और इक्वल टू 60, यानी 50 से लेकर 59 तक ये चेक करेगा। फिर आप इसको सेकंड डिवीजन असाइन करें। अब अगर परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 या लेस देन और इक्वल टू 50, यानी कि ये 40 से लेके 49 तक चेक करता है, और इसके बेस पे अगर ये ट्रू होता है तो थर्ड डिवीजन का मैसेज प्रिंट होगा। और आखिर में इफ़ परसेंटेज इज लेस देन 40 तो प्रिंट इफ आपको मैसेज आएगा कि यू आर फेल। अब ये प्रोग्राम और ये इफ़ नेस्टेड इफ़ एल्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स की अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ 1 एल्स ही नहीं है इसी पार्ट में, और इसमें हर इफ़ के साथ एक एल्स आता है। तो इस तरह आपकी प्रोग्राम की इंडेंटेशन यहाँ ख़राब है। लुक अगर आप देखें तो ये कोड दोनों सेम काम कर रहे हैं, लेकिन ये कितना क्लियर और कितना अच्छा लग रहा है ये वाला कोड एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ठीक है, तो ये तो अभी 4 कंडीशनलिटीज़ हम चेक कर रहे हैं। हो सकता है आगे जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपके प्रोग्राम में 10 कंडीशनलिटीज़ भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है। तो सोचिए कि अगर ये 4 कंडीशंस चेक करने के लिए आप ये इफ एल्स वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे सिर्फ, तो आपकी कोड में कितनी कम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। इस कम्पेयर टू दिस अगर हम सिर्फ लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं एंड लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ किया गया है, तो इन दिस केस आपकी कोड में कितनी सुधार आ सकती है। अब लेकिन इसी कोड में भी एक मसला है, और वो मसला ये है कि जैसे कि अब इसमें एल्स पार्ट नहीं है, तो जैसे जैसे आप मल्टीपल कंडीशंस बढ़ाते जाएंगे आपकी इसी तरह चलती रहेगी कोड। लेकिन इसमें मसला ये होता है कि जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसमें हर इफ़ जो है कंडीशन जो है उसको चेक किया जाएगा। मतलब ये है कि अगर आपने वैल्यू अपनी परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो गई तो आपके लिए फर्स्ट डिवीजन का मैसेज डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट होना चाहिए। लेकिन इसमें होता क्या है कि आपको फर्स्ट डिवीजन का मैसेज प्रिंट नहीं होता अनलेस जब तक ये सारे कंडीशंस भी चेक ना किए जाए। तो इसलिए आपकी जो एग्जीक्यूशन की टाइम है इस तरह ये बढ़ सकती है। होना तो ये चाहिए कि जिस टाइम पे आपका कंडीशन ट्रू हो जाए बस वही एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाए और आपका मैसेज प्रिंट होना चाहिए। लेकिन इसमें मसला ये है कि आपकी अगर फर्स्ट कंडीशन में वैल्यू ट्रू आती है तो ये ऐसा नहीं होता कि बाकी कंडीशंस को छोड़ दिया जाए, नहीं, आपका कंपाइलर जो है वो हर एक कंडीशन को चेक करेगा, हर एक लाइन को चेक करता है। तो ये इसकी एक ड्रॉबैक है, क्योंकि इससे आपकी टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन बढ़ जाती है। तो इसी तरह जो भी बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं और उसमें मल्टीपल कंडीशनलिटीज़ होती है तो ये आपकी टाइम डिलेइंग के तौर पर आपको प्रेजेंट कर सकती है। तो इसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि हम
जब जिस पॉइंट पे हमारा कंडीशन ट्रू हो जाएगा उसी कंडीशन का मैसेज प्रिंट होना चाहिए, ना कि बाकी कंडीशंस को भी चेक करें, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं होती। हर एक कंडीशन डिफरेंट होता है और हम एक ही कंडीशन तो प्रिंट करते हैं। तो इसी चीज़ को टैकल करने के लिए हम एल्स इफ़ का यूज़ करेंगे। अब यही प्रोग्राम हम एल्स इफ़ क्लास के थ्रू कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, चलो इस चीज़ को हम थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं। अभी हम अपनी कंपाइलर की तरफ आ चुके हैं और इधर हम पहले की तरह इधर भी अपना प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले हम 5 वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं m1। इन सब मार्क्स को लेने के बाद इसको परसेंटेज भी निकालना है, तो उसके लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं PER। आपको पता होना चाहिए कि ये नेमिंग जो है ये आपके ऊपर होती है कि आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ये इट डिपेंड्स ऑन यू। आप इधर पूरा परसेंटेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप मार्क्स के m1 m2 m3 की जगह सब्जेक्ट्स के नाम भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैथ्स, बायो, कंप्यूटर साइंस वगैरह वगैरह, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू। अब आपने 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स के लिए और छठा इसके अंदर जो परसेंटेज कैलकुलेट होगा उसको स्टोर करने के लिए। अब जैसे ये तो हो गया, अब मार्क्स लेने हैं हमने स्टूडेंट्स को, तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के बाद आप डबल कोट्स लगा के, सॉरी ये इस तरह, और इधर आप मैसेज प्रिंट करें, यानी यूज़र को मैसेज दे के आप अपने मार्क्स इंटर करें। तो मैं कहता हूँ कि इंटर योर मार्क्स, और साथ ही मैं \n भी लिखता हूँ ताकि जब भी हम इंटर करें वो एक नए लाइन से हो, ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे ये सब कुछ, ठीक है। अगर आप इसको \n नहीं लिखना चाहते तो आपकी मर्ज़ी। अब यहाँ से आपका यूज़र जो है ना वैल्यूज़ इंटर करेगा। ये तो आपने सिर्फ मैसेज प्रिंट करवाया उनके सामने। अब यूज़र से एक्चुअल में यूज़र के कीबोर्ड से एक्चुअल में डेटा लेना, उसको वेरिएबल में स्टोर करना, ये स्कैनफ फंक्शन का काम होता है। तो हम लिखेंगे अगेन स्कैनफ, और स्कैनफ के बाद हम ये कर देते हैं। अब हम करते ये इस तरह है कि पहले जो भी हम वैल्यूज़ लेते थे हर एक वैल्यू के लिए हमें अलग अलग स्कैनफ चलाना था। अब चूँकि टाइम को सेव करना है हमने, तो हम ये एक ही बार में कर देते हैं। तो चूँकि हमने 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेने हैं और 5 सब्जेक्ट्स के जितने भी मार्क्स हैं वो हमने इंटीजर्स में लेने हैं, तो इसलिए हम 5% ही लिखेंगे। देखिए ये फर्स्ट परसेंट डी, ठीक है, फिर अगेन परसेंट डी, फिर अगेन परसेंट डी, फिर अगेन परसेंट डी, फिर अगेन परसेंट डी, यानी 1 2 3 4 5% डी आपने ले लीजिए, यानी कि आप 5 इंटीजर्स वैल्यू लेंगे यूज़र से, ठीक है। अब जो वैल्यू वो इंटर करेगा उसको स्टोर कैसे कहाँ से करवाना, जो फर्स्ट परसेंट डी के फर्स्ट परसेंट मतलब फर्स्ट इंटीजर वैल्यू लिया जाएगा उसको मैं स्टोर करूँगा एंड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, इसको कहते हैं m1 में। फिर कॉमा, फिर जो सेकंड परसेंट डी यानी सेकंड इंटीजर वैल्यू हम लेते हैं कीबोर्ड से, वो हम एंड m2 में, और इसी तरह एंड m3 एंड m4 5 तक लेके जाएंगे। एंड m3 कॉमा एंड m4 कॉमा एंड m5। तो यहाँ तक आपने 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो है वो आपने यूज़र से ले लिए लेंगे, और आप इसको m1 m2 m3 m4 m5 में इस तरह सेव करेंगे। अब जब आपकी वैल्यूज़ m1 m2 m3 5 में आ जाएंगी तो उन वैल्यूज़ का आपने परसेंटेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैसे करना है देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वो परसेंटेज नाम का जो वेरिएबल है उसमें आपने परसेंटेज को स्टोर करना है, तो इसमें असाइन करेंगे परसेंटेज। अब परसेंटेज कैसे कैलकुलेट की जाती है देखिए, मैं लिखता हूँ m1 प्लस m5, यानी आप 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स आपने स्टोर किए हैं सबसे पहले आपने उसको टोटल किया। अब ये 5 हर सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स 100 है, तो 5 के 500 बनते हैं, ये ऑब्टेन मार्क्स है, इसको हम डिवाइड करेंगे बाय 500, ठीक है, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 तक इसको परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाए, ठीक है। या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि 100/500 इसमें मल्टीप्लाई करो, एक ही बात बनती है इस तरह कि इसमें मल्टीप्लाई कर दो 100/500, या आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1/5 भी बनता है इसका, ठीक है। जैसे भी आप इसको लिखना चाहें एक ही बात है। मेन चीज़ ये है कि परसेंटेज कैलकुलेट करना आपको आता हो, तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सिंपली टोटल 10 मार्क्स डिवाइड बाई द टोटल मार्क्स मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। अब ये आपने परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, ओके। अब इसी परसेंटेज की एक वैल्यू आएगी जो भी कैलकुलेट करेगा आपका कंप्यूटर, और उसी वैल्यू को अब आपने चेक करना है इफ़ एल्स के थ्रू। आपने पहले किया, मैंने आपको दिखाया, फिर इसमें हमने लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ किया, दोनों में क्या ड्रॉबैक्स थे उसको देखा। अब उस ड्रॉबैक्स को अवॉइड करने के लिए हम एल्स इफ का यूज़ करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे इफ़, और कंडीशन चेक करेंगे इफ़ द मार्क्स इज़, यानी कि परसेंटेज में जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 बनती है, देन यू हैव टू प्रिंट एफ कर दो फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। और अगर इस तरह नहीं है, मतलब 60 से कम मार्क्स है, तो 60 से कम कितने कम, कहाँ तक कम, 50 तक, यानी 59 से 50 तक, ठीक है। तो आप इस तरह लिखेंगे एल्स इफ में, ALSE एल्स इफ,
और कंडीशन लगाएंगे अगेन कि अगर परसेंटेज के जो मार्क्स है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है, क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है, तो ये ऑटोमेटिकली चेक करेगा 50 से लेके 59 तक, क्योंकि आगे इससे अगर 60 की वैल्यू होगी तो वो फर्स्ट कंडीशन में ऑलरेडी चेक होगी और उसी के ऊपर एग्जीक्यूशन स्टॉप होगा, नीचे आएगी ही नहीं आपकी एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो शिफ्ट कॉल के थ्रू मैंने प्रिंट वाला लाइन कॉपी किया, अल्टर डाउन एरो के थ्रू इसको नीचे लेके आया ताकि हमारा टाइम सेव हो। अब सिर्फ इसमें चेंजेस करने हैं, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है तब आप इसको सेकेंड डिवीजन दो, सेकेंड डिवीजन, ठीक है। और अगर ऐसा भी नहीं है तो आप अगेन लिखें एल्स इफ और इसमें अगेन एक अलग कंडीशन डालो और वो इस बार होगी हमारी एल्स इफ अगर परसेंटेज के अंदर वैल्यू 50 से भी कम है तो फिर इसमें एक अलग स्लॉट हम सेलेक्ट करते हैं कि 50 से कम और कहाँ तक कम पे कौन सा ग्रेड देना है। तो 50 से कम में 40 तक के ऊपर हमने थर्ड डिवीजन देना है। तो इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 लिखते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 40, तो यह अब 40 से शुरू होगा ये कंडीशन और 49 तक चेक करेगा, क्योंकि अगर 49 से आगे 50 वाली बात हो गई तो वो इसी कंडीशन में चेक हो जाएगी और नीचे एग्जीक्यूशन आएगी ही नहीं, ठीक है। तो इफ़ एल्स इफ में आपने दोबारा ये वाला लिख लिया। अब दोबारा प्रिंट वाली मैसेज को मैं कॉपी करता हूँ, ऑल डाउन एरो के नीचे लाता हूँ और अब हम प्रिंट करवाएंगे मैसेज थर्ड डिवीजन, ठीक है। और इसमें आखिर में जो होती है आखिरी चीज़ वो आपने सिर्फ एल्स के थ्रू प्रिंट करवानी है, एल्स, ठीक है। इसको दोबारा शिफ्ट आल्ट और डाउन एरो के थ्रू कॉपी किया और सिर्फ आल्ट डाउन एरो के थ्रू मैं इसको नीचे लेके आया और अब हमने थर्ड डिवीजन के बाद अगर किसी की मार्क्स 40 से भी नीचे है तो एल्स में हम इसको डालते हैं कि उसके फेल तस्वर किया जाए। आप देख सकते हैं कि वही प्रोग्राम अभी हमने लिखा है लेकिन एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ। अब इसमें प्लस पॉइंट ये है कि आपकी कोड की जो कंडीशन है वो जिस पॉइंट पे ट्रू होगी उसी पॉइंट पे उसका मैसेज आ जाएगा, इसके नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो देखते हैं, अब इसको रन करते हैं और चेक करते हैं क्या ये काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा। किया, रन किया और देखिए हमारे कोड में कोई एरर नहीं है, ठीक है। तो अब इसको कंपाइल करते हैं और कंपाइल करते ही आप देख सकते हैं कि इसी स्क्रीन के ऊपर मुझे मैसेज आया कि इंटर योर मार्क्स। अब मैं एक मार्क्स में इंटर करता हूँ 45 एक सब्जेक्ट में, दूसरे में 67, तीसरे में 78, एक में मैं 50 मार्क्स इंटर करता हूँ। देखिए ये 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स हो गए। लास्ट सब्जेक्ट जो है उसमें मैं कहता हूँ कि मेरे 90 मार्क्स है कि यू गॉट दी फर्स्ट डिवीजन, यानी मेरे परसेंटेज अबाउट देन 60 आ रहा है। अब दोबारा मैं इसको कंपाइल करता हूँ और कम कम मार्क्स देता हूँ ताकि मुझे क्या दूसरा ग्रेड भी मिल सकता है या नहीं। एक में 23 मार्क्स, दूसरे में 34, तीसरे में 56, एक में 12 एंड एक 45। अब देखें एवरेज जो मेरा बनता है, परसेंटेज जो बनता है वो बिलो देन 40 बनता है इन वैल्यूज़ का। अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखें तो 40 से कम आएगा, इसलिए मुझे फेल का मैसेज आ गया। तो इसी तरह ये प्रोग्राम जो है इसकी मेन पॉइंट ये है कि अब जिस पॉइंट पे हमारा कंडीशन ट्रू होता है उसी का मैसेज आ जाता है और इसके नीचे या उसके बाद जो भी कंडीशंस होते हैं उसको चेक नहीं किया जाता। जबकि इसके बरक्स यहाँ पर जो हमारे कंडीशंस थे ये वाले इसी कोड में, ठीक है, तो इसमें काम ये भी टिक कर रहा था, काम ये भी टिक कर रहा था, लेकिन इन दोनों के क्या प्रॉब्लम्स थे मैंने आपको बताया कि अगर मेरा फर्स्ट डिवीजन बनता है तो ठीक है, वो इसको अपने पास होल्ड कर लेता है और ये उस टाइम प्रिंट करता है जब तक ये सारे कंडीशंस चेक नहीं किया जाते। तो इस तरह आपकी टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन होती है, लोडिंग टाइम आपका बढ़ जाता है अगर आपकी कोई बड़ी प्रोग्राम है, तो इसलिए एक मेन ड्रॉबैक था इसमें और इसको हमने अवॉइड किया बाय एल्स इफ क्लास, ठीक है। तो आई होप कि आज की इस लेक्चर में आपको एल्स इफ क्लास की इंपॉर्टेंस का पता चला होगा और कि इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम टर्नरी ऑपरेटर्स को देखेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।